Alright kids, welcome back to the online class. So in our previous class हमने organization के बारे में बहुत डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड किया कि सर different businesses have different sort of structures suitable to their working and there is no one universal accepted organizational structure and no one structure fits all. However, every organization structure would be different from each other but would be sharing some common principles. हमने principles में पढ़ा था तीन principles होते हैं level of hierarchy, span of control, chain of command. हमने उसके बाद गूगल का पीएनजी का और हिल्टन होटल का हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स का हमने बकायदा पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट अंडरस्टैंड किया था और उसके बाद सबसे लास्ट पार्ट में क्लास की सबसे लास्ट पार्ट में हमने मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया था और उसमें देखा था कि सर दो तरीके के मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, एक लाइन मैनेजर और एक स्टाफ मैनेजर. लाइन मैनेजर्स हु हैव अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग. स्टाफ मैनेजर, they are at the support. They are professional and supports the line managers. ये हम अपनी लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. आज हमें मैनेजमेंट को ही कंटिन्यू करना है और इस चैप्टर को वाइंड अप करना है. इसमें हम आज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ मैनेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे और ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ेंगे. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज का कंटेंट, सर रोल ऑफ मैनेजमेंट. क्या होती है मैनेजमेंट, क्या होते हैं मैनेजर्स, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, सब चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं. सर रोल ऑफ मैनेजमेंट. All organizations have managers. They may not be called managers because different titles can be used. Leaders, director, head teacher, etc. तो आप देखें दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होंगे. बस ये होगा कि उनका शायद नाम मैनेजर ना हो. कुछ का तो पता होता है ना, फ्लोर मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर. हमें पता है ना, मैनेजर उनका नाम लिखा हुआ होता है, जनरल मैनेजर. लेकिन जरूरी नहीं है कि मैनेजर का नाम मैनेजर ही हो. प्रिंसिपल कैन इज ऑल्सो अ मैनेजर, लेकिन उनका नाम के साथ मैनेजर नहीं लिखा हुआ. हेड टीचर इज ऑल्सो अ मैनेजर, उनके नाम के साथ मैनेजर नहीं लिखा हुआ. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैनेजर्स कैन हैव डिफरेंट टाइटल्स, राइट. मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल for setting objectives, organizing resources, and motivating staff so that the organization's objectives are met. Managers of your organization will have to fulfill the following functions. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर जरूरी नहीं है कि मैनेजर का नाम मैनेजर के नाम से पता चले. मैनेजर्स कैन हैव डिफरेंट टाइटल्स. Every organization can have different titles for the management positions, but every manager would be responsible for certain things, for certain common things. दुनिया के हर मैनेजर के लिए कुछ कॉमन चीजें होंगी. मैं एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा. मिसाल के तौर पे सर, स्कूल के मैनेजर्स हैं. मैनेजर्स मतलब जो लोग कंट्रोल करें, जो लोग ऑर्गेनाइज करें, जो लोग चला रहे हैं, उन्हें हम मैनेजमेंट कहते हैं. द वन विद द अथॉरिटी, द वन विद द कमांड, द वन विद द कंट्रोलिंग पावर. तो मैनेजमेंट, सर स्कूल की मैनेजमेंट हो, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट हो, स्पोर्ट्स टीम की मैनेजमेंट हो, फैक्ट्री की मैनेजमेंट हो, एयरलाइन बिजनेस की मैनेजमेंट हो, रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट हो, आप दुनिया के किसी भी बिजनेस की मैनेजमेंट को उठा लें, उन्हें 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 पढ़ना शुरू करें, उन्हें देखना शुरू करें. दे शेयर सम कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड दैट इज
सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। उनका सबसे कॉमन सबसे पहला टास्क है ऑब्जेक्टिव सेट करना। फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान बनाना। प्लानिंग में ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। प्लानिंग में स्टाफ को मोटिवेट करना। सारी चीजें प्लान करना ताकि जो ऑब्जेक्टिव ओरिजिनली सेट किया था, जो ऑब्जेक्टिव ओरिजिनली सेट किया था मैनेजमेंट की तरफ से, स्कूल की मैनेजमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं, हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़े हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, राइट। चैप्टर नंबर 5 में हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने के लिए जो प्लान बनाना पड़ेगा सर, उस प्लान को इसलिए बनाना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। तो मैनेजर्स दुनिया में कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, वो ये कुछ काम कॉमनली परफॉर्म करेंगे। विल हैव टू फुलफिल द फॉलोइंग फंक्शंस। सर सबसे पहला काम होगा उनका प्लानिंग। दुनिया के हर मैनेजर का सबसे पहला काम होगा प्लानिंग। सर प्लानिंग में क्या होता है? वर्ड से आपको वैसे वर्ड से आइडिया है प्लानिंग। पढ़ लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वेयर मैनेजर्स और मैनेजमेंट प्लान्स व्हाट दे हैव टू डू, क्या करना है। कीपिंग देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन माइंड। अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को देखते हुए मैनेजमेंट ये प्लान करती है कि हमें करना क्या है, आगे कैसे जाना है, कैसे मूव ऑन करना है। इट इज अबाउट सेटिंग एम्स और टारगेट्स फॉर द फ्यूचर टाइम पीरियड। तो सर ये एम्स और टारगेट्स रखना अपने फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए, दीज एम्स और टारगेट्स विल गिव द ऑर्गेनाइजेशन अ सेंस ऑफ डायरेक्शन और पर्पस। इन एम्स और टारगेट से ऑर्गेनाइजेशन को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगा, एक पर्पस मिल जाएगा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रही होगी। दिस इज द मतलब ऑफ मीनिंग ऑफ प्लानिंग। ये दुनिया का हर मैनेजर या मैनेजमेंट क्लस्टर ऑफ मैनेजर्स, टीम ऑफ मैनेजर्स उसको मिलके मैनेजमेंट कहते हैं। तो सर जब तमाम मैनेजर्स मिलके मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट का पहला काम है प्लान आउट करना। कहाँ 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 स्टैंड करते हैं आज, कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, क्या चीज हमें हर्डल क्रिएट करेगी, क्या चीज हमें सपोर्ट करेगी, मार्केट क्या कह रही है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कितना कंपटीशन है, पहले कितना कंपटीशन था, अब कितना कंपटीशन है। इन तमाम चीजों के बाद मैनेजमेंट जब वे फॉरवर्ड निकालेगी, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। इसके बाद दुनिया की हर मैनेजमेंट का दूसरा बड़ा काम है ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज सर, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? मैनेजर डोंट गेट all work doing by himself. They need to delegate it to others in the organization. It is responsibility of managers to organize people and resources effectively so that two people might not end up doing the same work. Organizing. एक दफा जब मैनेजर्स ने या मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया, टारगेट बना लिया, क्या अचीव करना है, तो अब रिसोर्सेज को भी तो ऑर्गेनाइज करेंगे ना। ऑर्गेनाइज, रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज। इसका मतलब है कि सर वर्कफोर्स प्लान करेंगे सबसे पहले कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी वर्कफोर्स इन किस किस काम के लिए रेडी है, किन 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 कामों के लिए वर्कफोर्स अवेलेबल है, कौन कौन सी वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं है। फिर हर बंदे को क्या काम डेजिग्नेट करना है। मैनेजर सारे काम खुद नहीं कर बैठते, मैनेजर सारे काम खुद नहीं कर बैठते। मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूं। आई एम नॉट अ गुड मैनेजर, आई एम नॉट अ गुड मैनेजर। ये बात मैं बहुत ओपनली एक्सेप्ट करता हूं, ओपनली क्लेम करता हूं। आई एम नॉट अ गुड मैनेजर।
बिकॉज एट वन वन टाइम मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यार छोड़ो इसको, क्या मैं काम दूं, मैं ही कर लेता हूं खुद, ये काम खराब कर देगा। वो ट्रस्ट फैक्टर भी है, वो ट्रस्ट फैक्टर भी है। भाई अच्छा मैनेजर बनने के लिए ना, अच्छा मैनेजर बनने के लिए आपको सबसे पहले तो काम देना आना चाहिए। तो मैनेजर अपना काम सारा खुद नहीं कर बैठते, वो लोगों से काम करवाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में आता है, दिस कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग, कि किस तरीके से वो अपना काम लेंगे और इस तरीके से रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे कि नो टू वर्कर्स, नो टू पीपल, नो टू डिपार्टमेंट, नो टू टीम्स एंड अप डूइंग द सेम वर्क एंड नो वर्क रिमेन्स अनअटेंडेड। कोई काम अनअटेंडेड ना रह जाए और कोई काम रिपीटेड ना हो जाए। ये मैनेजर्स की जिम्मेदारी है सर, ये मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि रिसोर्सेस क्लैश ना आए, टाइम क्लैश ना आए। दिस इज द मैनेज दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। आप देखिए ना, आपको रियलाइजेशन होगी कि आप स्कूल जाते हैं या आप अकेडमीज जाते हैं, मिसाल के तौर पे कहीं पे भी पढ़ने जाते हैं, तो आप देखो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है किस क्लास में, किस टाइम में, कौन सा सब्जेक्ट और उसके कितने स्टूडेंट हैं, क्या वो स्टूडेंट वहां अकोमोडेट हो सकते हैं, वो टीचर कितनी क्लासेस पीछे लेकर आ रहे हैं, आगे कितनी क्लासेस उनकी रहती हैं, ये बच्चे कौन कौन सी क्लासेस पहले ले चुके हैं, क्या एक दिन में एक सब्जेक्ट दो दफा तो नहीं पढ़ रहे, क्या ऐसा तो नहीं कि एक दिन में कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो पढ़ ही ना रहे हो। ये सब चीज टाइम टेबलिंग अलोंग क्लासेस, ये काम होता है ना ऑर्गेनाइजिंग, ये काम होता है ना ऑर्गेनाइजिंग। इसी तरीके से सोचो जरा, होटल है, होटल, राइट, होटल, रूम्स की एक लिमिट है ना, रूम्स की एक लिमिट। ऐसा थोड़ी है कि कंप्यूटर में बैठे हुए हैं और गेम खेल रहे हैं और कोई भी क्लाइंट आया, एंटर दबाया, एक कमरा बन गया, जाए सर ये रहा आपका कमरा। नहीं सर, स्वीट लिमिटेड होंगे, वीवीआईपी रूम लिमिटेड होंगे, एग्जीक्यूटिव रूम लिमिटेड होंगे, प्रेसिडेंट लाउंज लिमिटेड होंगे, मास्टर बेड लिमिटेड होंगे, किंग बेड, क्वीन साइज सिंगल बेड लिमिटेड होंगे सर, सब लिमिटेड होंगे, फैमिली रूम लिमिटेड होंगे। अब इसमें अकोमोडेट करना है, कैसे अकोमोडेट करना है, क्या चीज है, ऐसा ना हो कि एक ही फैमिली को दो रूम अलॉट कर दिए, एक ही पार्टी को दो रूम अलॉट कर दिए और कोई रूम अनअटेंडेड चले गया, अवेलेबल था हमने मना कर दिया। ये काम आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। कभी भी मैनेजमेंट को पढ़ना हो ना, मैनेजमेंट को क्लोजली देखना हो, तो किसी बड़े बिजनेस में जाके सिर्फ ऑब्जर्व करो हाउ थिंग्स वर्क ओवर हेयर। आपको बहुत क्लोजली बिजनेस देखने का मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है, आपको कोई वहां बता नहीं रहा होगा, आप उनसे पूछोगे तो वो विलिंग भी नहीं होंगे बताने के लिए। आप ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करो, देखो कि काम कैसे करते हैं। रूम सर्विस, होटलिंग में रूम सर्विस कैसे हो रही है। एयरलाइन है, एक सीट है, दो पैसेंजर को ना भेज दो, एक सीट दो पैसेंजर को ना भेज दो, कैसे बिठाओगे दो पैसेंजर को। कोई सीट अनअटेंडेड ना छोड़ो। एक सीट है जिस एक टिकट सेल ही नहीं हुई, तो सर कौन सी टिकट कहाँ से सेल हो रही है, किस रीजन से सेल हो रही है। फिर जो जो आपके पास कनेक्टेड एयरलाइंस होती हैं कि यहाँ से इतने पैसेंजर फ्लाई करेंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ से इतने पैसेंजर उतरेंगे, ये प्लेन आगे इतने पैसेंजर लेके जाएगा, यहाँ से इतने पैसेंजर आएंगे। जस्ट इमेजिन, कभी सोचो इस चीज को। सर ये बहुत मुश्किल काम है, सर ये बहुत मुश्किल काम है। मैनेजमेंट को शाबाशी जाएगी कि अगर मैनेजमेंट इतना अच्छा काम कर रही है कि ये सारे लैप्स ना आ रहे हो। फील हो रहा है ना अब, आज आज आमना मरियम शायान, आज फील हो रहा है मैनेजमेंट कितना क्या क्या काम कर रही होती है, क्या जिम्मेदारी है मैनेजमेंट के ऊपर। आज आज फील हो रहा होगा, आज आज फील हो रहा होगा कि अगर हमने कभी मैनेजमेंट को इस एंगल से, इस पर्सपेक्टिव से, इस नजरिए से देखा ही नहीं है। तो आप देखें, आगे चलते हैं। मैनेजर्स की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैनेजमेंट की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सर, उसमें आ जाती है कोऑर्डिनेटिंग। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, कोऑर्डिनेटिंग। तो सर व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग, व्हाट हैपेंस टू द मैनेजमेंट इन कोऑर्डिनेटिंग? इट मींस ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। अ मैनेजर मे बी वेरी गुड एट प्लानिंग and organizing,
but may have failed to bring people in the organization together. Functional departments usually work away with each other in their own specialist area. Therefore, a good manager will make sure that all departments work together to achieve plans originally set by the management manager. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमने लास्ट टाइम भी इस बारे में ये बात पढ़ी थी कि सर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम है, उनके वर्कर्स उनके अपने डिपार्टमेंट से लॉयल हो जाते हैं, बजाय पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के वो अपने डिपार्टमेंट के लिए ही सोच रहे होते हैं। मार्केटिंग का एम्प्लॉय मार्केटिंग के लिए सोचेगा, फाइनेंस का एम्प्लॉय फाइनेंस के लिए सोचेगा, इररिस्पेक्टिव के पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। तो सर फिर यहां मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है टू ब्रिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑन वन पेज, टू ब्रिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन on one page, at single page, on single objective, on single core values. ये मैनेजर की जिम्मेदारी है, ये मैनेजर की जिम्मेदारी है तमाम ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन करना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। मैनेजर इसके बाद कमांडिंग अथॉरिटी रखता है, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो नोट कीजिएगा सर क्या होते हैं कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट ये काम करती है, मैनेजर को ये काम करने हैं, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा सर, व्हाट इज कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। All right, now the screen is working. All right, perfect. It is not only about giving orders, but more about guiding, leading, and supervising people. Managers have to make sure that all supervisors and workers are keeping to targets and deadlines. अब आप देखो, कमांडिंग मैनेजर की जिम्मेदारी है कि सिर्फ ऑर्डर्स ही नहीं देने हैं। मतलब मैं सिर्फ ऑर्डर्स देने के लिए नहीं बैठा हुआ, ऐसा नहीं कि मुझे सीट पे बिठा दिया और मैं बैठ के ऑर्डर्स दे रहा हूं। मैं गाइड भी करूंगा, एज अ मैनेजर गाइडेंस दूंगा, गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, सुपरवाइज करूंगा, लीड करूंगा, सिचुएशन को हैंडल करूंगा, इंस्ट्रक्शंस दूंगा, वे आउट्स बताऊंगा। तो मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को पे इंश्योर करना कि वो अपने टारगेट्स और डेडलाइंस के साथ साथ चल रहे हैं। तभी आप देखें ना, मैनेजर्स क्रॉस चेक करते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन वर्कर्स से, सर इसकी अपडेट बता दें, व्हाट्स द प्रोग्रेस ऑन दिस, व्हाट्स द प्रोग्रेस ऑन दिस, सर इस पे क्या डेडलाइन तक काम हो जाएगा, सर क्या हम इस पे परसों तक बात कर सकेंगे, क्या ये रिपोर्ट परसों तक रेडी हो जाएगी। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, टू मेक श्योर दैट डेडलाइंस आर मेट मैनेजर्स की जिम्मेदारी है। कमांडिंग पोजीशन रखते हैं वो। और कंट्रोलिंग में क्या है, मैनेजर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज मेजर एंड इवैल्यूएट द वर्क of all individuals and groups to make sure that they are on target. Managers need to take corrective actions if they find workers failing to do what is expected from them. Control जो सेट किया टारगेट, क्या वो अचीव हुआ, मेजर करो। अब मेजर करो, रिजल्ट्स देखो, वेदर द ओरिजिनल सेट टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। अचीव हो गए तो इवैल्यूएट करो, कितने आसानी से अचीव हुए, कितनी मुश्किल से अचीव हुए, कितने टाइम में अचीव हुए, क्या जो हमने टाइम फ्रेम रखा था उसी टाइम फ्रेम में अचीव हो गए, क्या हमने जो रिसोर्सेज एलोकेट की थी उन्हीं रिसोर्सेज के साथ अचीव हो गए, या और रिसोर्सेज लगी या कम रिसोर्सेज लगी। कंट्रोल रखना मैनेजर का काम है। अगर अचीव नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, कहां गलती हो गई, इवैल्यूएट करो, रीअसेस करो, करेक्टिव एक्शंस लो, करेक्शंस करो, कहां पे गलती हुई है, क्या चीज सही होती तो अचीवमेंट हो जाती है उनकी। सर ये तमाम जिम्मेदारी मैनेजर्स की आती है। मैनेजर्स और मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल
for all these things, and they will be performing the functions of planning, commanding, controlling, right? Organizing, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे काम मैनेजर्स की जिम्मेदारी है। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? मुझे बताएं, क्या मैनेजर्स की और मैनेजमेंट की का काम आपको समझ आ गया? कि अगर आप अगर इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजरियल पोजीशन पे जाएंगे, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा ये सब आपकी जिम्मेदारियां होंगी। आगे चलते हैं। मैनेजर्स के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा काम ये भी आता है, डेलीगेशन। डेलीगेशन, मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलीगेशन। सर, इसको ऐसे कर पढ़ते हैं, मैनेजर्स डेलीगेट देयर वर्क। मैनेजर्स डेलीगेट देयर वर्क। तो सर, डेलीगेट से वर्ड निकला है डेलीगेशन। सवाल आ जाता है स्टूडेंट का कि सर डेलीगेट क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय डेलीगेट? डेलीगेट समझ आ जाएगा तो सर डेलीगेशन भी समझ आ जाएगा। डेलीगेशन इज वेयर मैनेजर पास down the authority to complete the work, but the final responsibility still lies with the manager। पहले एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एक एग्जाम्पल पर आते हैं। इट इज द passing down of an authority to a subordinate to perform a particular task, but not the final responsibility। सर, ये डेफिनेशन तो कंप्लीट है, दिस डेफिनेशन इज कंप्लीट, या मैं आपको बताऊं, ये कंप्लीट डेफिनेशन है डेलीगेशन की। लेकिन सर, मतलब क्या है? जरा मतलब तो समझाएं। मतलब समझाता हूं आपको बहुत आसानी से, बहुत सिंपल मतलब है इसका। मतलब सुन लीजिएगा कि सर, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, मैं मीज़ान बैंक का एक ब्रांच मैनेजर हूं। मेरे मेरे अंडर जो है वो पूरी ब्रांच आती है, और एक ब्रांच में मेरे पास जो है, लेट सपोज वो 30 एम्प्लॉयज हैं। मेरे मेरी मेरी ब्रांच में मेरे अंडर 30 एम्प्लॉयज आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पूरी हिरारकी होगी। मैं ब्रांच मैनेजर हूं। आज मुझे हेड ऑफिस में बुलाया गया है। आज मुझे हेड ऑफिस में बुलाया 15 अक्टूबर को, और मुझे ये कहा जा रहा है कि मिस्टर समाना, यू आर गोइंग टू होस्ट दिस ईयर्स एनुअल जनरल मीटिंग। इस साल की जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी हमारी, कंडक्टेड लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, मे बी कंडक्टेड इन फरवरी। तो इस साल की जो एनुअल जनरल मीटिंग हम फरवरी में कंडक्ट करेंगे, तो मिस्टर समाना, यू विल बी गोइंग टू होस्ट दैट इवेंट। आप उसके होस्ट होंगे। यू बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द होस्ट एंड ऑल द थिंग्स। अब आप मुझे एक बात बताएं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या सीनियर मैनेजमेंट ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? क्या सीनियर मैनेजमेंट ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? मेरे काम से हट के मुझे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि होस्टिंग की जिम्मेदारी आपकी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, लेट सपोज मैं ब्रांच में आया और मैंने उसकी प्लानिंग स्टार्ट की, और प्लानिंग के लिए मैंने सबसे पहले अपनी ब्रांच के 3 सबऑर्डिनेट्स का मतलब है जूनियर्स, मुझसे जूनियर्स, मेरे जूनियर्स, 3 जूनियर्स को बुलाया मैंने, और मैंने उनसे कहा, मैं आप लोगों को कुछ टास्क असाइन कर रहा हूं। इंप्लॉय ए को कहा कि भाई ये टास्क आपके हैं, ये डेडलाइन है, ये इधर से रिसोर्सेज मिलेंगे आपको, ये काम आप करके देंगे। एम्प्लॉय बी को बता दिया, एम्प्लॉय सी को बता दिया। क्या मैं अपने हिस्से का काम उनको ट्रांसफर कर रहा हूं?
क्या मैं अपने हिस्से का काम उनको ट्रांसफर कर रहा हूं? मैंने अपने हिस्से का काम उन्हें ट्रांसफर कर दिया। मैं उन्हें अथॉरिटी दे रहा हूं, उन्हें मैं अथॉरिटी दे रहा हूं कि आप काम करो, ये काम आप करो, अथॉरिटी दे रहा हूं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी मेरी ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी मेरी ही है। तो सर इसको कहते हैं डेलीगेशन, इसको कहते हैं डेलीगेशन। रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं। सीनियर मैनेजमेंट को जाके मैं ये नहीं कह सकता कि सर मैंने तो उन तीनों को काम दिया था, उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, सही किया, गलत किया, खराब किया, बेहतर किया। मैं ये सीनियर मैनेजमेंट को जवाब नहीं दे सकता। रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने उन्हें सिर्फ अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है। मैंने उन्हें सिर्फ अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है। सवाल यह आ जाता है कि सर मुझे क्या फायदा और नुकसान होगा उन्हें काम देने का? उन्हें क्या फायदा और नुकसान होगा अगर मैं उन्हें काम दे रहा हूं? इफ आई एम डेलीगेटिंग द वर्क टू देम, उन्हें क्या फायदा है, मुझे क्या फायदा है? उन्हें क्या नुकसान है, मुझे क्या नुकसान है? नोट कीजिएगा, एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन टू द मैनेजर। मुझे क्या फायदा है? वर्क बर्डन रिड्यूसेस। जाहिर सी बात है, मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होऊंगा अपने काम में, मेरा वर्क बर्डन कम हो जाएगा। गेट्स टू इवैल्यूएट पोटेंशियल इन हिज एम्प्लॉयज। मुझे भी तो अपने एम्प्लॉयज की पोटेंशियल चेक करने का मौका मिलेगा कि यार ये कितने पानी में हैं, कितना काम कर सकते हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, आर दे एबल टू डू दिस वर्क और नॉट, क्या मैं इससे भी ज्यादा अच्छा काम, क्या मैं इससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काम इनको दे सकता हूं? मैनेजर्स कैन फोकस ऑन देयर कोर एक्टिविटी। अब सर मैं ब्रांच मैनेजर हूं, मेरी जिम्मेदारी ब्रांच की है। ब्रांच बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बैंकिंग के लिए। तो सर मैं ब्रांच को देखूं या ये देखूं? चलो यार ये मैं काम पूरा नहीं कर सकता, तो मैं अभी ब्रांच में फोकस करता हूं और साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा काम करता हूं, बाकी तो मैंने उनको सौंप दिया, बाकी मैंने उनको काम दे दिया। तो सर मैनेजर को ये फायदा है। ड्रॉबैक्स आए, मैनेजर को नुकसान पड़ते हैं। मुझे क्या नुकसान है? स्लाइट मिसहैप फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स विल डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ द मैनेजर। अब सर जो एम्प्लॉय को मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए दी थी, वो डाटा गलत लेकर आ गया, वो डाटा गलत लेकर आ गया, और मैंने उस डाटा पे पूरी रिपोर्ट बना दी। अब अगर एनुअल जनरल मीटिंग में मैं खड़ा होकर डाटा प्रेजेंट कर रहा हूं और वो डाटा ठीक नहीं है, सर बहुत बेइज्जती होगी, बहुत बेइज्जती होगी। मेरी बेइज्जती हो गई उस डाटा की वजह से जो डाटा सबऑर्डिनेट ने खराब कर दिया। तो अगर सबऑर्डिनेट ने कुछ गलती कर दी तो उसका नुकसान मैनेजर को होगा। देयर मे बी अ चांस ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफ टेकिंग ओवर द जॉब। अब पता चला सबऑर्डिनेट्स ने इतना आउटस्टैंडिंग काम कर दिया, इतना जबरदस्त काम कर दिया कि सीनियर मैनेजमेंट ने ये रियलाइज कर लिया मेरी होस्टिंग के टाइम के प्रेजेंटेशंस, डाटा शीट्स, एनिमेशंस, वीडियो, ग्राफिक्स, ये मिस्टर समाना ने नहीं बनाए। तो वो सीनियर मैनेजमेंट है यार, वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको एक नजर में पता चल जाएगा किसने क्या काम किया है। वो उस पोजीशन पे बैठे एक्सपीरियंस के साथ, बहुत जल्दी रियलाइज कर लेंगे कौन बंदा कितना काम कर सकता है। तो वो फिर उसको ढूंढेंगे जिससे ये काम किया है। हो सकता है अगली दफा मुझे ना बुलाएं और उन्हीं को डायरेक्ट बुला लें। तो सर मेरी पोस्ट जा सकती है, मेरी पोजीशन खतरे में पड़ सकती है अगर सब ऑर्डिनेट बहुत अच्छा काम कर दे। वर्कर को, सब ऑर्डिनेट्स को क्या फायदा है? ही फील्स मोर ट्रस्टेड। अब आप देखो, वो कहेगा यार वाह भाई वाह, बॉस ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मुझे काम दिया है, मुझे काम दिया है, इसका मतलब मुझ पर ट्रस्ट किया है, मुझे वो समझते मैं इस काबिल हूं, तभी तो काम दिया मुझे। गेट्स अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। जूनियर को मौका मिलेगा सीनियर के सामने प्रूव करने का। हिज एक्सपर्टीज इंक्रीजेस, नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा ना, नई रिसर्च पे काम करेगा, नए डाटा पे काम करेगा, नए तरीके से काम करेगा, मैं कुछ उसको इंसाइट्स प्रोवाइड करूंगा, तो सर उसकी तो एक्सपर्टीज बढ़ेगी। लेकिन उसको नुकसान है,
यकीनन नुकसान है, प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ। मे बी ओवरबर्डन, ही मे बिकम ओवरबर्डन, शायद उसका ऑलरेडी टास्क उसके इतने ज्यादा हो वो ओवरबर्डन हो जाए। एंड इट कैन क्रिएट जेलिसी अमंग द सबऑर्डिनेट्स। मैंने 3 एम्प्लॉयज को बुलाया था आउट ऑफ 30। पहले ही बता चुका हूं कि मेरी मेरी ब्रांच में मेरे अंडर 30 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, मैंने उनमें से सिर्फ 3 को बुलाया। तो ये जेलिसी आ सकती है, ये जेलिसी आ सकती है कि यार ये तो बॉस के रिश्तेदार हैं, ये तो सर के रिश्तेदार हैं, ये खाला का बेटा है, वो मामू का बेटा है, वो चाचा का बेटा है, इसीलिए इनको बुलाया है। और वो जेलिसी फैक्टर आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दैट डेलीगेशन इज वेरी क्लियर। सवाल ये आ जाता है कि सर हर मैनेजर अच्छा मैनेजर नहीं होता, व्हाट मेक्स अ गुड मैनेजर? हर मैनेजर अच्छा मैनेजर नहीं होता, देन व्हाट मेक्स अ गुड मैनेजर? तो सर फिर क्या चीज ऐसी है जो एक मैनेजर को अच्छा मैनेजर बनाती है? अंडरस्टैंड कीजिएगा, द एबिलिटी, द स्किल ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कि किसी मैनेजर शुड बी इंटेलिजेंट, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैनेजर शुड टेक इनिशिएटिव, मैनेजर इनिशिएटिव लेना जानता हो, चीजों में, सिचुएशन में, डिसीशंस में इनिशिएटिव लेना जानता हो। एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, मैनेजर में एनर्जी भी होनी चाहिए और एंथुजियाज्म भी होना चाहिए। मैनेजर शुड बी डिटर्मिनेंट एंड शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। याद रखिएगा, दीज आर द एबिलिटीज, दीज आर द स्किल्स, these are the characteristics, these are the features that makes a person a good manager। ये चीजें एक एक इंसान को एक अच्छा मैनेजर बनाएंगी। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत चीजें ये कॉमन और मोस्ट नीडेड हैं। सर सवाल ये आ जाता है, क्या जरूरत है एक अच्छे मैनेजर की? क्या जरूरत है एक अच्छे मैनेजर की? सर ऐसा क्या हो जाएगा कि एक मैनेजर हो अच्छे मैनेजर से ऐसा क्या हो जाएगा? Why is it important to have good managers? To motivate employees। देखो भैया, एक अच्छा मैनेजर होगा तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा, मैनेजर अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा। मैनेजर बुरा होगा तो एम्प्लॉयज से ही लड़ रहा होगा, एम्प्लॉयज से ही फाइट कर रहा होगा। सर अच्छे मैनेजर होने से एम्प्लॉयज को गाइडेंस मिलती है, एडवाइस मिलती है, ताकि वो अपना काम मैनेज कर सकें। जो जो मैनेजर्स एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे हैं उनको वो एडवाइस दें ताकि एम्प्लॉयज अपना काम मैनेज कर सकें। अच्छा मैनेजर होगा तो कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन हाई होगी, इफेक्टिवनेस होगी, एफिशिएंसीज होंगी, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रही होंगी, तो कॉस्ट डाउन हो जाएगी। गुड मैनेजर्स विल इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, गुड मैनेजर्स विल इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एक अच्छा मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में, अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक अच्छा मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन लाएगा, इनिशिएटिव लेकर आएगा, वर्कर्स को पुश करेगा, उन्हें सपोर्ट करेगा, उन्हें एडवाइस करेगा, उन्हें गाइड करेगा। तो सर ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑपरेशंस इंप्रूव हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंस्पायर करेगा, अच्छा मैनेजर होगा तो इंस्पायर करेगा ताकि वर्कर्स टू अचीव मोर देन दे थॉट पॉसिबल, ताकि वर्कर्स अपनी एबिलिटी से ज्यादा अचीव कर सकें, जो उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा वो अचीव कर लें। सर दिस इज द दीज आर द रीजंस टू हैव गुड मैनेजर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे मैनेजर्स होते हैं, ये एडवांटेजेस मिलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। मुझे बताएं, इज इट क्लियर? मुझे बताएं, क्या यहां तक बात क्लियर है? यस प्लीज, यस प्लीज, यहां तक क्लैरिटी है? आमना, मरियम, शायान, क्या यहां तक बात क्लियर है? परफेक्ट, कंटिन्यू करते हैं। सर मैनेजमेंट में ही हमारे पास मैनेजमेंट का ही एक और सेकंड पर्सपेक्टिव आता है जिसे हम कहते हैं लीडरशिप। बहुत दफा ये मिला के पढ़ा जाता है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। बहुत दफा ये मिला के पढ़ा जाता है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। तो सर लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप
इज एन आर्ट। भैया लीडरशिप है ना, आर्ट है। सर किस चीज का आर्ट है? क्या यहां पे कोई ड्राइंग बना रहे हैं? क्या यहां पे कोई मुजस्मा बना रहे हैं? सर किस चीज का आर्ट है? आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग पीपल। सर लोगों को मोटिवेट करने का आर्ट लीडरशिप कहलाता है। लोगों को मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का आर्ट लीडरशिप कहलाता है। इट इज द प्रोसेस of influencing people so that they will perform a variety of tasks in an effective manner. In other words, it is the art of motivating a group of people towards achieving a common objective. सर लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि दे एंड अप डूइंग वैरायटी ऑफ टास्क। अब आप देखो, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेट्स सपोज मैं हेड हूं, मेरे अंडर 15-20 एम्प्लॉयज आ रहे हैं, और लेट सपोज मैं उन्हें बंदूक के जोर पे डरा रहा हूं। बंदूक के जोर का तो एग्जाम्पल हो गया ना। बंदूक के जोर का मतलब है मैं उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन से डरा रहा हूं कि मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, एक्सपेल कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, काम करो, काम नहीं कर रहे यार, ये काम नहीं करते, इनको डराना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस इज नॉट लीडरशिप, दिस इज नॉट लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? आप एम्प्लॉयज को किस तरह से मोटिवेट करें कि वो काम करें, क्या करें ऐसा कि वो दे एंड अप डूइंग देयर वर्क। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। आपके सिलेबस में आईजीसीएसई और ओ लेवल्स में 3 स्टाइल्स एक्सेप्टेबल हैं, 3 स्टाइल्स इंक्लूडेड हैं। लीडरशिप स्टाइल्स, लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं। देयर आर डिफरेंट approaches to leadership that are adopted, and these can be summarized into 3 main leadership styles. इनको 3 स्टाइल्स में हम समराइज कर सकते हैं। सर सबसे पहले ऑटोक्रेटिक, दूसरा डेमोक्रेटिक, एंड तीसरा लेसेस फेयर। सर ये 3 लीडरशिप स्टाइल्स हमारे आईजीसीएसई और ओ लेवल्स के सिलेबस का पार्ट है। ये 3 स्टाइल्स हमारे सिलेबस का पार्ट है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर। आसान अल्फाजों में बताता हूं, बिल्कुल आसान अल्फाजों में। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? बिल्कुल आसान अल्फाजों में, एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जहां टॉप टू बॉटम सिर्फ ऑर्डर्स जाते हैं, ऑर्डर्स, नो फीडबैक रिक्वायर्ड, किसी फीडबैक की जरूरत नहीं है। वेयर टॉप मैनेजमेंट हैव द कंप्लीट कमांड, कंट्रोल, अथॉरिटी ओवर द मैनेजमेंट, ओवर द डिसीजन, उसे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। सर एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जहां लीडर इस बात को, लीडर जो है वो ऊपर से ऑर्डर पास करता है और एक्सपेक्ट करता है कि बस वर्कर अब काम करेगा और वर्कर से फीडबैक नहीं चाहिए, नो फीडबैक रिक्वायर्ड, किसी फीडबैक की जरूरत नहीं है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, बॉस, यहां बॉस होते हैं, बॉसी इन नेचर। यस सर, यस बॉस, यस सर, हो जाएगा, हो जाएगा की भी जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा, नहीं होगा, सुनना ही नहीं है, फीडबैक ही नहीं चाहिए आपसे, आपको काम दिया, काम करना है, बात खत्म। डेमोक्रेटिक, इसके मुकाबले डेमोक्रेटिक एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जहां बॉस नहीं है, बल्कि जो हेड है वो वर्कर्स को
डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है। बैठें, बात करें, आप बताएं क्या करें, जो आपको ठीक लगे वो कर लें, कोई मसला नहीं है। आप आप सीनियर हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप में स्किल्स हैं। यार आप इतने सीनियर हो, आप एक्सपीरियंस हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप काम करो, मैं देख लूंगा। डेमोक्रेटिक, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर को, वो वर्कर के ऊपर काम डाल देते हैं कि भाई खुद देखो, खुद करो, हमारे पास नहीं आओ, हमने आपको क्यों रखा है, आप इतने सीनियर हो, हमारे पास और चीजें सोचने के लिए, और बड़े टास्क हैं, और बड़े काम हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अपने वर्कर्स पे ट्रस्ट करती है, बिलीव करती है, और अपने वर्कर्स पे छोड़ देती है कि डिसीजन सारे आप अपनी मर्जी से खुद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और सर तीसरा लीडरशिप स्टाइल होता है लेसेस फेयर। इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इट्स अ फ्रेंच वर्ड विच मींस लीव टू डू। इसका मतलब है वर्कर्स को काम दो और फिर छोड़ दो कि वर्कर्स ये काम कैसे करें, जैसे भी करें ये वर्कर्स की जिम्मेदारी है, जैसे भी ये काम किया जाए ये वर्कर्स की जिम्मेदारी है, वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये है तीसरा लीडरशिप स्टाइल। अब सर यहां पर स्टूडेंट एक सवाल पूछते हैं कि सर तीनों में एक डिफरेंशिएशन बता दें, तीनों में एक डिफरेंशिएशन बता दें। तो सर आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है भाई। लेट सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक फाइनेंशियल, बड़ी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल मल्टीनेशनल बिजनेस का एक हेड हूं, एक एक टीम का हेड हूं। मेरे अंडर एक पूरी ब्रांच आती है, ठीक है ना। लेट सपोज अभी 1 घंटे में या 2 घंटे में मेरी एक मीटिंग है, और बड़ी बड़ी मीटिंग है। लेट सपोज बिलियंस ऑफ रुपीस की मीटिंग है, और उसकी मीटिंग की तैयारी मेरी सारी हुई हुई है, एवरीथिंग इज कवर्ड। मैं बहुत टाइम से इस डील पे काम कर रहा हूं। एंड आई, नॉट ओनली मी, माई होल डिपार्टमेंट, माई होल ब्रांच इज लुकिंग फॉर दिस डील। इफ वी कैन क्रैक दिस डील, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है, मेरे पर्क्स एंड प्रमोशन बढ़ेंगे, मेरी टीम तक डाउन द लेवल ये पर्क्स एंड प्रमोशन ट्रांसफर होंगे। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्रॉब्लम इज फाइल हेड ऑफिस में पड़ी हुई है, फाइल हेड ऑफिस पे पड़ी हुई है, एंड आई नीड दिस दैट फाइल राइट नाउ ऑन माई डेस्क विद इन नेक्स्ट 45 मिनट्स, विद इन नेक्स्ट 45 मिनट्स। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, आई कैन बी ऑटोक्रेटिक, आई कैन बी ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक कैसे होगा? टिंग टिंग, बुलाया एम्प्लॉय को, बाइक लो, ऑफिस से बाइक लो, हेड ऑफिस जाओ, शाहजेब साहब से मिलो, उनसे फाइल उठाओ, फाइल लेके मेरे पास आओ, 45 मिनट्स। नो यस सर, नो नो सर, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पेट्रोल है नहीं है, टाइम है नहीं है, ओवर टाइम कर रहे हो, तबीयत सही है, रोड खराब है, फायरिंग हो रही है, रोड जाम है, बारिश हो रही है, कुछ नहीं, फीडबैक ही नहीं चाहिए। ऑटोक्रेटिक, काम दिया पूरा, और काम डिटेल में बता दिया, डिटेल्स भी दी हैं, करके दो, करके दो। यही सिचुएशन में अगर मैं डेमोक्रेटिक होता, यही सेम सिचुएशन में अगर मैं डेमोक्रेटिक होता, वर्कर को बुलाया, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, फाइल चाहिए, ये क्या कर सकते हैं बताओ, अजय काम करो, वो तुम देख लो, फाइल के साथ जो करना है करो। अब उसके ऊपर छोड़ दिया, वर्कर है, डिसाइड कर लेगा, खुद जाए, वहां से मंगवा ले, हाथी पे बैठ के जाए, हवाई जहाज में बैठ के जाए, रिक्शे में जाए, पैदल भाग के जाए, मेरा कंसर्न नहीं है। मैंने काम बताया और उस पर छोड़ भी दिया कि यार ये करना है। हो सकता है मुझे बोले सर एक काम करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, स्कैन करते हैं, वहां से प्रिंट, यहाँ यहाँ स्कैनर आ जाएगा, प्रिंट करवा लेते हैं। मैं कहूँ कर लो, कर लो, मुझे फाइल चाहिए ना। अगर मैं लेसेस फेयर होता, लेसेस फेयर, सिर्फ ये बताता द फाइल इज इन द हेड ऑफिस, आई वॉन्ट दैट फाइल ऑन माई टेबल इन 45 मिनट्स, टास्क बता दिया, डिटेल्स नहीं बताई है, टास्क बता दिया, डिटेल्स नहीं बताई है,
टास्क बता दिया, करोगे आप खुद, आप खुद करो, आप खुद करो। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये तीन लीडरशिप स्टाइल्स हैं हमारे पास। सवाल ये आता है कि सर कौन सा लीडरशिप स्टाइल सबसे अच्छा है? तो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा इस बात को, नो वन लीडरशिप स्टाइल फिट्स एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन पे हर लीडरशिप स्टाइल फिट नहीं करेगा। एक लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन पे फिट नहीं करेगा। लीडरशिप स्टाइल डिपेंड करेगा कि आपकी वर्कफोर्स का एटीट्यूड क्या है, आपकी अपनी लीडर की पर्सनालिटी क्या है। अगर लीडर कैरिस्मेटिक है, विजनरी है, फ्यूचरिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो सर लोग उससे खुद इंस्पायर हो जाएंगे। टास्क कितना इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवियसली लीडरशिप कैसे रही है, क्या क्या कल्चर रहा है लीडरशिप का, आपकी लेबर फोर्स किस टाइप की है, क्या वो एक्टिव है, क्या वो लेजी है, टाइम फैक्टर, टाइम कितना अवेलेबल है किसी काम को करने के लिए। ऑब्वियसली मेरे पास 45 मिनट थे, मैं डेमोक्रेटिक और लेसफेयर नहीं हो सकता था, मुझे ऑटोक्रेटिक ही होना पड़ेगा। रिसोर्सेस क्या क्या अवेलेबल हैं, सर इन तमाम चीजों पे डिपेंड करता है कि एक लीडर कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करे। So I hope that this is very clear. Moving towards the last part of our class, बहुत छोटा सा पार्ट है, ट्रेड यूनियन। सर ये ट्रेड यूनियन क्या होती हैं? देखो, एक इंडिविजुअल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट बहुत वीकर होता है, बहुत वीक होता है, वो पावरफुल नहीं होता, उसके राइट्स की सेफ्टी नहीं होती, राइट्स की सिक्योरिटी नहीं होती। तो सर फिर वर्कर्स मिल जाते हैं, ग्रुप में बन जाते हैं, और वो ग्रुप में मिलके अपने कॉमन बेनिफिट्स, कॉमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, सेफ्टी इंश्योर करते हैं अपनी। ऐसे ग्रुप को ट्रेड यूनियन कहते हैं, वेयर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज यूनाइट टुगेदर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। जहां लोग आपस में मिल जाएं अपने राइट्स के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लोग नहीं वर्कर्स, उन्हें ट्रेड यूनियन कहते हैं। ट्रेड यूनियन में ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी कॉमन यूनियन होती है जिसको कहते हैं क्लोज्ड शॉप्स। क्लोज शॉप का यह मतलब नहीं है दुकानें बंद हैं, सर क्लोज शॉप का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में एक ही यूनियन की इजाजत है, बस सबको उसी का पार्ट बनना पड़ेगा, खत्म हो गई बात, कोई दूसरी यूनियन की गुंजाइश नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है जहां सर 100 यूनियंस मौजूद हैं, हर बंदे ने अपनी यूनियन बनाई हुई है। ये 6 लोग एक इलाके, एक मोहल्ले के, इन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई हुई है। वो 15 लोग एक जबान बोलने वाले, उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई हुई है। वो 20 लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई हुई है। तो सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना, मर जाती है, काम नहीं कर पाती। तो सर ऑर्गेनाइजेशन कहती है ठीक है यूनियन होगी, एक ही होगी, सबको उसका पार्ट बनना पड़ेगा, उस टर्म को कहते हैं क्लोज शॉप्स। सवाल यह आ जाता है, व्हाई डू वर्कर्स ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन? सर वर्कर्स क्यों ट्रेड यूनियन ज्वाइन करें, व्हाई? बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, व्हाई डू वर्कर्स ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन? तो सर सबसे पहले तो वर्कर्स की ट्रेनिंग इंप्रूव हो सकती है, ट्रेड यूनियन ज्वाइन करेंगे तो ट्रेड यूनियंस उनकी ट्रेनिंग्स पे काम करेंगे, उनकी स्किल्स पे काम करेंगे, राइट। ट्रेड यूनियन इंश्योर करेंगे कि वर्किंग कंडीशंस बेहतर हो, वेजेस इंप्रूव हो, वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो, या ये सब वर्कर्स के अकॉर्डिंग हो, इनसेन इन ह्यूमन ना हो। फिर वर्किंग एनवायरनमेंट को इंप्रूव करेंगे ट्रेड यूनियंस, बेनिफिट्स देंगे रिडंडेंट मेंबर्स को। ये भी होता है कि मेंबरशिप फीस होती है, बाकायदा ट्रेड यूनियन की फीस होती है, तो ट्रेड यूनियन अपने रिडंडेंट मेंबर्स को बाकायदा अमाउंट तय कर सकती है कि भाई देखो 3 महीने तक तो हम आप लोगों को पैसे देंगे, सबसे कलेक्ट करके 3 महीने तक हम आपको देंगे, फिर 3 महीने के बाद आप हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लीगल एडवाइजेस, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को
अनफेयर निकाल दिया, गलत निकाल दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को, तो ट्रेड यूनियन फाइट करती है बाकायदा। सर, ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने के प्रॉब्लम्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं? सर, एक तो फीस लगती है, और दूसरा ट्रेड यूनियंस, क्योंकि वर्कर्स अपनी मर्जी से, क्योंकि वर्कर्स खुद ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हो सकता है ट्रेड यूनियन उनको उनकी मर्जी के अगेंस्ट काम करवाए, क्योंकि वर्कर ने तो बता दिया ना कि भाई ये हमारे हेड्स हैं, ये हमारे हेड्स हैं, ये बैठेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो हो सकता है हेड्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल जाएं, और फिर वर्कर्स पे, वर्कर्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दें। अब वर्कर्स तो ट्रेड यूनियन पे बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ट्रेड यूनियंस कैन गो पॉलिटिकली रॉन्ग, एंड दे यूजुअली गो पॉलिटिकली रॉन्ग, और वो एम्प्लॉयज के अगेंस्ट काम कर सकती हैं। तो मुझे बताएं, क्या आज की क्लास का सारा कंटेंट क्लियर हुआ?